का पॉजिटिव एजेंट क्या है, किससे ये होता है? सब पोलियो वायरस। पोलियो वायरस से आरएनए वायरस। आरएनए आरएनए वायरस। पोलियो वायरस जो पिकोरना वायरस फैमिली से आता है। ठीक, पिकोरना वायरस फैमिली का आरएनए वायरस है ये। इसके 3 सब टाइप्स होते हैं, P1 P2 P3 इनको कहा जाता है। इसलिए एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है और आम तौर से जो ये पोलियो का इन्फेक्शन है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन है। और कुछ केसेस में जो वायरस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो उसी के नतीजे में पैरालिटिक पोलियो होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जिसको भी पोलियो का इन्फेक्शन हुआ उसको पैरालिसिस हो जाए। लेस देन 1% केसेस हैं, लेस देन 1% केसेस जिसमें ये पोलियो वायरस जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो उन केसेस में पैरालिसिस होती है। वरना ज़्यादातर जो होते हैं एसिम्टोमेटिक केसेस रह जाते हैं, उनमें इस तरीके का कोई सिक्वेल नहीं होता है। पॉजिटिव एजेंट इसके क्या है? पोलियो वायरस सीरोटाइप्स इसकी 3 होती है, P1 P2 P3। जो P1 होता है, एपिडेमिक्स का मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो यही P1 होता है। 3 सीरोटाइप्स हैं, 1 2 3, इसमें से जो 1 है इसको हमने P1 का नाम दे दिया, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिडेमिक्स। एंड P2 मोस्ट एंटीजेनिक था, सबसे ज़्यादा ये क्या करता था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यही करवाता था, और आसानी के साथ ये इरेडिकेबल भी था। और अब तक P2 ही इरेडिकेट भी हुआ है, P2। और जो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो होती है वो P3 वायरस से होती है। ये तीनों चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। P1 मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिडेमिक्स, P2 मोस्ट एंटीजेनिक था और इजिली इरेडिकेबल, P3 P3 से वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होती है। अब इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मैन। मैंने कोई इसका क्रोनिक कैरियर्स नहीं होते। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, इनअपेरेंट होते हैं। अब जब इनअपेरेंट होते हैं तो आपने आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज पढ़ रखा है, उसमें जो सबमर्ज पोर्शन होता है वो किसको बताता है? इनअपेरेंट केसेस को। तो इसमें भी ज़्यादातर जो केसेस होते हैं कम्युनिटी में वो सब क्लिनिकल होते हैं, इनअपेरेंट पता नहीं चलते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? रैपिड केस सर्च, सर्विलांस, और हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है इन केसेस में भी। अगर एक भी केस मान लीजिए किसी कम्युनिटी में कहीं पे भी एक भी अगर AFP यानी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का केस मिल गया और हमें लग रहा है कि मे बी ये पोलियो का है, तो फिर हमें वहाँ पे उसके जितने कांटेक्ट हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी होगी और सबका सैंपल लेके सबको स्क्रीन करना पड़ेगा कि इनमें भी ये डिजीज़ का वायरस है कि नहीं है। तो सब क्लिनिकल केसेस इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल अक्रेंस था। और ये माना जाता है कि अगर एक क्लिनिकल केस है पोलियो का तो 1000 सब क्लिनिकल केसेस होंगे चिल्ड्रन में और 75 सब क्लिनिकल केसेस होंगे एडल्ट्स में। अगर एक क्लिनिकल केस मिल गया किसी कम्युनिटी में तो ये माना जाता है कि रफली उस कम्युनिटी में अराउंड 1000 सब क्लिनिकल केसेस होंगे चिल्ड्रन में, और 75 सब क्लिनिकल केस एडल्ट्स में हो सकते हैं उसी कम्युनिटी में, अगर वहाँ पे एक भी पैरालिटिक पोलियो का केस मिल गया। जो इसका इन्फेक्शस मटेरियल है वो फीसेज और ओरोफेरेंजियल सिक्रेशंस है। तो अब जब फीसेज है और ओरोफेरेंजियल सिक्रेशंस इसका इन्फेक्शस मटेरियल है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? फेकोरल। फीको। मोस्ट फीको। कॉमन जो होता है वो फीको फीको ओरल ओरल रूट रूट। होता है। फीको ओरल रूट इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, अगर सिम्टम्स आ गए तो 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन सेवन टू 7 पीरियड to इसका 14 14 डेज 7 to 14 days। ये तो याद रखने का है कि 7 से 14 दिन। अच्छा, 7 से 14 दिन। और किसका इंक्यूबेशन पीरियड था? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का 2 to 3 weeks होगा। चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स स्मॉल का पॉक्स। 14 to 16 days है ना। मीजल्स का 10 to 14 days है। आप लोग याद करिए, अभी कल फिर टेस्ट है इसका। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 14 days है, यानी 1 to 2 week। और रफली जब इसकी रेंज की बात की जाती है तो रेंज है इसका 3 to 35 days का इंक्यूबेशन पीरियड रेंज में। लेकिन हमें याद रखना ये 7 to 14 days वाला इंक्यूबेशन पीरियड।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मोस्ट सर का जी सर पर्ट्यूसिस का बुक में 7 to 14 डेज ही मेंशन है। किस बुक में? सर रूम्स। रोम्स में। अब देखना पड़ेगा, ये तो आप लोगों ने कंफ्यूजन कर। और रोम्स में तो बहुत जी सारे। सर। लेकिन सर पार्क में 14 to 21 है शायद। 14 to 20 वही कह रहा हूँ, 2 to 3 वीक्स है, ऑन एवरेज 18 डेज का, वो मुझे याद आ रहा है। खैर देख लिया जाएगा उसको भी। और अभी आज ही किसी ने बताया कि रिकेट्सियल डिजीज का वहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन दिया है ड्रग ऑफ चॉइस में, जबकि टेट्रासाइक्लिन है। रिकेट्सियल डिजीज जो एज ए होल सर हमने। ज्यादातर जो इंक्यूबेशन पीरियड से रूम्स में सबके मतलब आपने जो बताया ना उससे बहुत डिफरेंट दिए हैं। कोई बात नहीं है, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो हम पार्क के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और वो रेफरेंस बुक है, तो जब भी बात आएगी कहीं पे अगर हमें रेफरेंस देना होगा तो हम पार्क का देंगे, ना कि रोम्स का देंगे। रोम्स का रेफरेंस नहीं लिया जाता है, तो पार्क वाला ही बेहतर रहेगा। मोस्ट कॉमन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। इसके अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ये फैल सकती है। एज ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ये किसी भी एज ग्रुप में ये डिजीज हो सकती है। इट कैन अकर इन ऑल एज ग्रुप, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो चिल्ड्रंस, बच्चों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। और अगर सीज़न की बात करें तो रेनी सीज़न, हम अगर सीज़न की बात करें तो रेनी सीज़न में इसके इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं, या इसके एपिडेमिक्स जो होते हैं पोलियो के, वो रेनी सीज़न में। अब इसके क्लिनिकल फीचर से पहले रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर। अब मान लीजिए सब क्लिनिकल केस हैं, कहीं पे भी किसी को डिजीज तो हो रही है लेकिन कोई उसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, सब इन अपेरेंट है। ऐसे में अगर फैटिग है, ट्रामा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप दे रहे हैं, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हो रहा है ट्रांसलेक्टमी लाइक, या हमने डीपीटी वैक्सीन दे दी, तो ऐसे में जो पैरालिसिस है ना, उसका अटैक हो जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाती है पैरालिसिस। उन्हीं सब क्लिनिकल केसेस में जिनमें एज सच कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं था, मे बी वो रिकवर कर जाते बिना किसी सिम्टम के। और ये रिस्क फैक्टर्स अगर वहाँ पे मौजूद थे, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गया, या हमने डीपीटी वैक्सीन दे दी, आईएम इंजेक्शन दे दिया, तो पैरालिसिस क्या करेगी, प्रेसिपिटेट कर सकती है। क्लिनिकल फीचर्स में इसको कई स्पेक्ट्रम है, मल्टीपल वेरिएशन है, इसको 4 तरीके से बांटा गया था। इनअपेरेंट या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ द केसेस जो पोलियो के होते हैं वो यही होते हैं, इनअपेरेंट या सब क्लिनिकल होते हैं। 96 अप टू 96% तक जो केसेस होते हैं, 91 to 96% वो सब क्लिनिकल होते हैं। इनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता, आप क्लिनिकली डायग्नोज नहीं कर सकते इसको। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसमें इसको डायग्नोज करने का, इनअपेरेंट इन्फेक्शन में, वो क्या है कि आप वायरस को आइसोलेट कराइए। अब वायरस का आइसोलेशन होता कैसे है, स्टूल कल्चर से। वायरस को अगर हम आइसोलेट कर ले जाएंगे तब हम सब क्लिनिकल केसेस की डायग्नोसिस बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगी इसमें। और सबसे ज़्यादा केसेस यही होते हैं, 91 to 96%। दूसरे तरीका जो है वो एबॉर्टिव पोलियो या माइनर इलनेस है। अब माइनर इलनेस है, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, माइल्ड केसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू टू वायरीमिया। मतलब जब वायरस डेवलप होता है तो वायरीमिया डेवलप होती है, तो उसके नतीजे में हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी भी डायग्नोसिस क्लिनिकली हम नहीं बना सकते। सेम मोड है, वायरस को आइसोलेट कराइए। अगर वायरस आइसोलेट हो गया तो एबॉर्टिव पोलियो या माइनर इलनेस है, तो इसमें भी हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी डायग्नोसिस क्लिनिकली नहीं बन सकती है। थर्ड टाइप जो है नॉन पैरालिटिक पोलियो। अब नॉन पैरालिटिक पोलियो जाहिर सी बात है इसमें पैरालिसिस नहीं होनी है, इसमें माइल्ड सिम्टम्स मिलते हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं। खास तौर से ये जो मिमिक करती है ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस को मिमिक करती है। अब मेनिंजाइटिस में क्या फीचर्स होते हैं, मेनिंजाइटिस का अगर कॉमन फीचर हम बात करें तो क्या है, पेन एंड स्टिफनेस इन नेक एंड बैक। नेक एंड बैक में भी वोमिटिंग और दूसरी चीज़ें भी प्रेजेंट हो, लेकिन मेन जो फीचर्स होता है नॉन पैरालिटिक पोलियो का भी वो यही है, पेन एंड स्टिफनेस इन नेक एंड बैक।
1% केसेस में ये होती है, अप टू 1% केसेस में नॉन पैरालिटिक पोलियो होता है। और ये मिमिक, अगर कोई ये पूछे कि नॉन पैरालिटिक पोलियो किससे मिमिक करता है, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से। जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ऑलमोस्ट वही नॉन पैरालिटिक पोलियो में भी होते हैं। अब आइए पैरालिटिक पोलियो। लेस देन 1% केसेस में पैरालिटिक पोलियो होती है। अब इसमें जो होता है, जब मैंने बताया पहले ही कि वायरस जो है अगर उसने सीएनएस को इन्फेक्ट कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तब जाके पैरालिसिस होती है, अदरवाइज पैरालिसिस नहीं होती। ये तीनों इनअपेरेंट या एबॉर्टी या नॉन पैरालिटिक पोलियो होके वहीं पे रिकवरी हो जाएगी। वायरस ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट किया, पैरालिसिस हो सकती है। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। अब हम एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे कहते हैं? सिमेट्रिक का मतलब कि बोथ साइड्स आर इन्वॉल्व, दोनों साइड अगर बराबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, द राइट और लेफ्ट दोनों साइड का अगर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो सिमेट्रिक हो गया। और किसी एक तरफ का अगर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एसिमेट्रिक है। और पोलियो में आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक ही तरफ का, चाहे ज़्यादातर जो होता है पैर ही इन्वॉल्व होता है, तो एक ही साइड का इन्वॉल्व होता है, दूसरी साइड दूसरा सही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब ये जो, अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस की, हम बात करें कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें पैरालिसिस होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस ही होती है उनमें भी। लाइक हम ग्यूलेन बार सिंड्रोम की बात करते हैं, या ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ये दो ऐसी कंडीशन है ना जिनमें इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इससे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में हम कभी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा अगर क्लिनिकल स्पेक्ट्रम मालूम है। लाइक ग्यूलेन बार सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो खुद अपने ही पेरिफेरल नर्व्स के खिलाफ, खास तौर से उसके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडीज तैयार कर देता है, जिससे पैरालिसिस, लेकिन जो पैरालिसिस इसमें होती है वो शुरू होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है। और जो पोलियो है इसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में जो इन्फेक्शन होता है या जो लीजन होता है वो स्पाइनल कार्ड पे होता है, स्पाइनल कार्ड पे होता है। और ट्रांसवर्स माइलाइटिस में भी सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो पैरालिसिस होगी ट्रांसवर्स माइलाइटिस में, वो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों साइड इन्वॉल्व होगी, एसिमेट्रिक नहीं होगी। पोलियो में एसिमेट्रिक होती है, फ्लैसिडिटी पाई जाती है। जैसे हम लोअर मोटर न्यूरॉन या अपर मोटर न्यूरॉन की बात जब करते हैं, पोलियो क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है, लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है। तो जितने भी लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज होती है उसमें क्या होती है, उसमें मसल वेस्टिंग पाई जाती है, मस्कुलर वेस्टिंग पाई जाती है, फ्लैसिडिटी होती है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, उन डिजीजेज में क्या होता है, उनमें फ्लैसिडिटी की जगह पे स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी पाई जाती है। और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। और इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है डिमिनिश्ड हो जाते हैं। ये बेसिक फीचर है अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का। जो इसकी प्रिडोमिनेंट साइन है वो यही है, एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस। अगर किसी को एक तरफ का, मान लीजिए फुट की बात कर रहे हैं, एक तरफ का उसका पैर है, अगर उसमें फ्लैसिडिटी पाई जाने लगी है और वो अब पैर को सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, इसमें पैरालिसिस हो रही है, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ इसको मे भी पोलियो हो सकता है। अब तीसरी चीज़ आती है हिस्ट्री ऑफ फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर हिस्ट्री ऑफ फीवर एट द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस, अगर जब पैरालिसिस हो रही है उसी वक्त फीवर की भी हिस्ट्री अगर बच्चा दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ये पैरालिटिक पोलियो का केस है। ये हिस्ट्री ऑफ फीवर एट द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस सजेस्टिव ऑफ पैरालिटिक पोलियो, ये बहुत सजेस्टिव हो जाता है। अब इसमें एक साइन आती है, ट्राइपॉड साइन। इस साइन को याद कर लीजिएगा, ट्राइपॉड साइन जो होती है वो पैरालिटिक पोलियो में मिलती है। ट्राइपॉड साइन में होता क्या है,
इसमें जो बच्चा होता है अगर उसको हम बैठाएं तो वो बैठ नहीं पाए, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बैठने में, तो वो ये क्या करता है, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों को वो बैक की साइड ले जाके उससे सपोर्ट लेके तब वो बैठता है। और उसके जो नीज होती हैं, नीज वो हाफ फ्लेक्स्ड होती हैं, फुल फ्लेक्स्ड नहीं बल्कि हाफ फ्लेक्स्ड होती हैं, थोड़ा सा फ्लेक्जन होता है नीज में। लाइक देखिए ये ट्राइपॉड पोजीशन है, इसमें क्या हुआ, ये इसने अपने हाथों से सपोर्ट ले रखा है पीछे की साइड, और ये जो इसके नीज है ये क्या है, हाफ फ्लेक्जन हो रहा है यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं ट्राइपॉड साइन। और ये ट्राइपॉड साइन जो है वो पैरालिटिक पोलियो में मिलता है। और इसकी जो खास बात थी पैरालिसिस की, वो क्या थी, डिसेंडिंग थी। सबसे पहले जो पैरालिसिस शुरू होगी वो हिप से शुरू होती है, हिप से शुरू होके वो फिर आती है नीज पे, उसके बाद नीचे फुट पे। इस तरीके से इसकी जो है वो डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है। और जो हमने गिलन बार सिंड्रोम के बारे में बताया था उसकी क्या होती है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में भी सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। ये पैरालिटिक। अब इसमें कुछ और दूसरे भी फीचर्स हैं, अक्सर डिजीजेज में मिलते हैं, लाइक मैलेज है, एनोरेक्सिया है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, नाजिया, वोमिटिंग है। इसके अलावा मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस, मेनिंजियल इरिटेशन क्या, जो मेनिंजाइटिस में मिलते हैं वही, पेन है, नेक में है, बैक में है, स्टिफनेस है, ये सब इसमें साइंस मिलती हैं। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो इसमें होते हैं वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की एक खास बात यह है कि जो टेंडन रिफ्लेक्स होता है वो कम हो जाता है। अपर मोटर न्यूरॉन में टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन में एक चीज़ और होती है क्या, स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी पाई जाती है। और मसल वेस्टिंग उसमें कम होती है या नहीं होती है। और लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लैसिडिटी होती है, मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स जो होती हैं लूज हो जाती हैं, फ्लैपी हो जाती हैं। ये इसकी क्लिनिकल स्पेक्ट्रम था। इसका कोई ट्रीटमेंट है, पोलियो का कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं सर। इसका सिर्फ प्रिवेंशन है। हाँ, अगर इनिशियल स्टेज में मान लीजिए हमने यहीं पे पैरालिसिस स्टार्ट हो गई थी, फीवर मिल गया था, तो अगर गुड नर्सिंग, कहा जाता है कि अगर गुड नर्सिंग केयर मिल जाए, फिजियोथेरेपी उसको वक्त पे मिल जाए, तो कुछ हद तक हम जो उसकी मसल वेस्टिंग थी वो उसको रोक सकते हैं। फिजियोथेरेपी अच्छे से कर दी तो मे भी वो पैरालिसिस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, तो इतना हो सकता है। अदरवाइज इसमें क्या, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन किससे है, वैक्सीनेशन। अब जो इसके टेस्ट के लिए, पोलियो के टेस्ट के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट है वो स्टूल एग्जामिनेशन। फीको ओरल रूट से ये डिजीज होती है, स्टूल एग्जामिनेशन। और उसमें क्या करना है हमको, जो P3 वायरस है, वाइल्ड पोलियो वायरस उसको हमको आइसोलेट करना है स्टूल से। एंड दिस इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। और जितने भी केस हो रहे हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के, उनमें स्टूल एग्जामिनेशन मस्ट है, रिकमेंडेड है, ज़रूरी है करना। अब जो ये वायरस होता है, अगर मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो गई है तो उसके फीसेज में अप टू 8 वीक्स तक, पैरालिसिस के 8 हफ्ते के तक अगर हमने उसका स्टूल एग्जामिनेशन कराया तो हमको वायरस मिल जाएगा। और उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर पैरालिसिस आंसर्ड के 2 वीक के अंदर हमने करवा दिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वायरस के आइसोलेशन के, वायरस के मिलने के। सेकंड जो आता है CSF एग्जामिनेशन। और CSF एग्जामिनेशन जो है ये सर्विलांस या डायग्नोसिस के लिए नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि हम जो CSF एग्जामिनेशन करते हैं ये दूसरी डिजीज, दूसरी पैरालिटिक डिजीज जो हैं, अब वो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, गिलन बार सिंड्रोम है, या और दूसरी डिजीज काकसाकी वायरस से भी हो जाती है, तो इन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए CSF का एग्जामिनेशन कराया जाता है। इसमें वायरस को नहीं मिल सकता, सो इसका कलेक्शन रिकमेंडेड नहीं है, कल्चर नहीं कर, स्टूल कल्चर रिकमेंडेड है। ये जो CSF का हम एग्जामिनेशन करते हैं बेसिकली दूसरी जो कंडीशन है उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें प्रोटीन काउंट देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं कितना है, CSF में जो WBCs हैं वो बढ़ी हैं या घटी हैं, इनसे जो अदर डिजीजेस हैं उनके बारे में, या मेनिंजाइटिस है उसको भी पता लगा सकते हैं हम इससे। क्योंकि इनिशियल जो कंप्लेन बच्चा करता है वो यही तो करता है, पेन और स्टिफनेस की, तो मेनिंजाइटिस से मिलती जुलती होती है।
तो हमको क्या करना है, जो CSF हम करते हैं बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, अदर डिजीज को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा थ्रोट एग्जामिनेशन एंड ब्लड एग्जामिनेशन है, ये कुछ खास स्पेसिफिक इसके लिए नहीं बल्कि दूसरी डिजीजेस के लिए ही है, जो इससे मिलती जुलती हैं, जिनको हमको डिफ्रेंशिएट करना है जिन्हें। बेसिक जो इसमें है वो स्टूल एग्जामिनेशन है, और पैरालिसिस से 8 हफ्ते के अंदर अंदर हमको स्टूल का एग्जामिनेशन कराना है, और अगर 2 हफ्ते के अंदर हमने करा लिया तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है वायरस को आइसोलेट करने की, और यही रिकमेंडेड मेथड भी है स्टूल एग्जामिनेशन। अब पोलियो का सर्विलांस कैसे किया जाता है, मान लीजिए कहीं पे किसी लोकेलिटी में एक केस मिल गया एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का, और आंसर क्या था उसका, लेस देन 4 वीक्स, चाइल्ड 15 साल से कम का अगर कोई बच्चा है, और उसमें जो आंसर था वो 4 हफ्ते यानी 1 महीने से कम का था, हमको AFP का एक केस मिल गया। या कोई भी किसी दूसरे किसी भी एज के पर 15 साल से ऊपर का पर्सन का एज है, उसमें किसी भी वक्त मिल गया कभी भी, जहाँ हम पोलियो को सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उसको इन्वेस्टिगेट कराना है। सबसे पहली चीज़ है उस केस को कि ये पोलियो का है या किसी और का। अब वो इन्वेस्टिगेशन के मेथड अभी हमने पीछे पढ़ रखे हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कराना है, CSF एग्जाम, बच्चा है तो CSF एग्जामिनेशन मस्ट है। एक्यूट के माने क्या होता है, रैपिड प्रोग्रेशन है। फ्लैसिड में क्या, मसल टोन जो है वो खत्म हो जाती है, फ्लॉपी, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्पास्टिक या रिजिड। पैरालिसिस क्या है, लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट खत्म हो जाए उसमें से, मसल टोन खत्म हो गई तो वॉलेंट्री मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। अब उस कम्युनिटी में जहाँ पे AFP का केस मिला, फौरन क्या करना है हमें, एक्टिव केस और दूसरे केसेस को हमें सर्च करना है एक्टिवली। हाउस टू हाउस हमें जाके केस को सर्च करना है। इसमें जो खास बात ये होती है कि जो केस मिला उसने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, या उसके कांटेक्ट में कौन कौन से लोग आए, हमें उनको भी देखना है। A search is conducted for any children less than 15 years who have had the onset of AFP within the preceding 60 days। 60 दिनों के अंदर अगर किसी को AFP हो रखी है तो फिर हमें हाउस टू हाउस जाकर केस को सर्च करना है। इसी को कहा जाता है एक्टिव केस सर्च इन द कम्युनिटी। और जितने भी केसेस मिल रहे हैं उनको फौरन इन्वेस्टिगेट करना है। उनसे क्या करना है, स्टूल सैंपल लेना है, 2 स्टूल सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद OPV का एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हो जाता है उस पूरी लोकेलिटी में। स्टूल सैंपल का कलेक्शन कैसे किया जाता है, 2 स्टूल सैंपल्स लिए जाते हैं 24 से 48 घंटे के गैप पे। मतलब आप या तो 2 दिन ले सकते हैं स्टूल सैंपल, या एक अगर आज लिया है तो एक तीसरे दिन स्टूल सैंपल लेना है। और कोशिश ये की जाए कि 2 वीक्स के अंदर ही ले लिया, क्योंकि अभी हमने पहले बात की थी कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने स्टूल सैंपल लेके उसकी जांच कराई, कल्चर कराया, तो उसमें चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वायरस को आइसोलेट करने के। अदरवाइज रिकमेंडेड क्या, 8 वीक्स, यानी अप टू 60 डेज तक हम स्टूल का सैंपल ले सकते हैं। और कितना लेना है ये मैटर करता है। तो जो स्टूल सैंपल है वो 8 ग्राम्स लेना है, 8 ग्राम, यानी एडल्ट थंब साइज का वेट होना चाहिए। उसको एक कंटेनर में हमको रखना है, जो जिसको ना तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, ना तो कोई दूसरा मीडिया उसमें ऐड करना है। उसको स्टाइल करने की भी ज़रूरत नहीं, जैसा वो कंटेनर था प्लास्टिक का होना चाहिए, उसमें हमको उसको प्रिजर्व करना है। अब जो लेबोरेटरी में इसको भेजना है उसका एक टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, और वो टेम्परेचर है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो टेम्परेचर था, अगर हम वैक्सीन की बात जब हम कर रहे थे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का टेम्परेचर था वो यही टेम्परेचर था, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर को हमने क्या कहा, कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन इन इंडिया, वो यही तो है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबोरेटरी में हम भेज रहे हैं, एक्चुअल साइट से लेके हम लेबोरेटरी में भेज रहे हैं, रिवर्स चल रहा है मामला। तो इसी को कहा जाता है रिवर्स कोल्ड चेन। अगर कोई अब ये पूछे कि रिवर्स कोल्ड चेन किस में यूज होता है, तो हम कहेंगे कि स्टूल सैंपल्स लेते हैं जो पैरालिटिक पोलियो में, वो रिवर्स कोल्ड चेन में जाता है। तो रिवर्स कोल्ड चेन स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, पोलियोमाइलाइटिस के स्टूल सैंपल के लिए। और सिर्फ कोल्ड चेन की बात की जाए तो वो वैक्सीन के लिए था। ये बेसिक डिफरेंस था इसका। स्टूल कितना जाना चाहिए, 8 ग्राम्स। लास्ट है आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन।
जब हमने स्टूल सैंपल कलेक्ट कर लिए किसी भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केस के बाद, हमने स्टूल सैंपल कलेक्ट कर लिए, उसके बाद उस पूरी कम्युनिटी में हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है, ओपीवी देनी है। मिनिमम कितने देनी है, 500 चिल्ड्रन, एटलीस्ट 500 चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड इन दैट कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में मिनिमम 500 चिल्ड्रन को हमें ओपीवी की डोज देनी ही देनी है। अब चिल्ड्रन की एज कितनी होनी चाहिए, 0 to 59 मंथ, यानी अप टू 5 years। एक डोज देनी है ओपीवी की, चाहे उनको 4 दिन पहले ही ओपीवी की डोज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग दे दी गई हो, लेकिन जैसे ही हमें एएफपी का केस मिला उस कम्युनिटी में, उन्होंने 4 दिन पहले भले ओपीवी ले रखी हो, हमें फौरन फिर से एक डोज ओपीवी की सबको देनी है, जितने भी 5 साल तक के बच्चे हैं सबको देनी है। और जो एएफपी का केस था उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेनी है उस बच्चे की, और जहाँ जहाँ वो रुका था वहाँ वहाँ भी हमें क्या करना है, जाके सबको इम्यूनाइज करना है, पोलियो की वैक्सीन देनी ही देनी है। अब अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो मिनिमम 500 बच्चों को तो हमें पोलियो की वैक्सीन देना ही देना है। इसको कहते हैं आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन। एक डोज दी जाती है इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन की। लास्ट है 60 डे फॉलोअप इन ए केस ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अब कहीं पे अगर कोई एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का उस कम्युनिटी में केस था तो 60 दिनों तक उसका फॉलोअप करना होता है। और करता कौन है, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। पैरालिसिस हुई थी, 60 दिनों तक उसको डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को वहां पे जाना है। सिर्फ किस लिए, उसको ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो केस था ये पोलियो का ही था। पोलियो में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या मसल टोन खत्म हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, टोन खत्म हो गई, फ्लैसिडिटी डेवलप हो गई, तो उसी को हम कहते हैं एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल वीकनेस। 70 दिनों से पहले पहले इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो कितना है, 60 डेज का है। अब इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे रेजिडुअल वीकनेस, मिड आर्म या मिड थाई सरकमफ्रेंस, जिस साइड में पैरालिसिस हो रही है उस साइड का हमने थाई का सरकमफ्रेंस ले लिया। जाहिर सी बात अगर वेस्टिंग है तो सरकमफ्रेंस उसके अपोजिट साइड से कम होता चला जाएगा, उसी को उसको चेक करना है। या स्किन फोल्ड थिकनेस हम देखते हैं, थाई की स्किन फोल्ड थिकनेस को चेक किया जाता है इसमें। इस तरीके से रेजिडुअल वीकनेस को चेक किया जाता है। और करने वाला कौन है, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, जिसको 60 दिनों तक वहां पे जाना ही जाना है फॉलोअप के लिए, उस लोकेलिटी में, उस कम्युनिटी में जहाँ पे एएफपी का केस मिला था। अब प्रिवेंशन की बात आती है, इसके प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन ही इसका मेन स्टे है प्रिवेंशन का। और 2 तरीके की वैक्सीन हमने पढ़ी थी पोलियो की, कौन कौन सी वैक्सीन थी। आईपीवी ओपीवी सर। हाँ, एक आईपीवी थी, एक ओपीवी थी। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने ड्रॉबैक हैं। आईपीवी को लेकिन एक चीज याद रखिए, आईपीवी को कभी भी मास लेवल इम्यूनाइजेशन में नहीं यूज किया जाता है। और जहाँ पे एपिडेमिक हो जाए, जहाँ पे एपिडेमिक है पोलियो का, वहाँ पे तो कतई यूज नहीं करना आईपीवी को। क्यों, क्योंकि एपिडेमिक्स में ये क्या करती है, ये और पैरालिसिस को प्रेसिपिटेट करा देती है, ये इनएक्टिवेटेड। बनाने वाले कौन भाई साहब थे, सैक, याद रखिएगा। आईपीवी इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन को किसने बनाया था, सैक ने बनाया था। कब बनी थी, 1955, 1955 में। किल्ड वैक्सीन है, इसका शेड्यूल क्या है, देखिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसको देते कैसे हैं, 1 से 2 महीने के इंटरवल पे देते हैं आमतौर से। और इसकी डोज वही है 0.1 ml। ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी आईजीएम, आईजीजी और आईजीए इंड्यूस्ड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कराती है, लोकल इम्यूनिटी नहीं मिलती। इसका ये ड्रॉबैक है कि ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। एडवांटेज क्या है इसके, हमने पढ़ा था ना कि कोई भी अगर इम्यूनो डिफिशियंट बच्चा है, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, कीमोथेरेपी हो रही है उसकी, तो जहाँ भी उनका इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस होगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लाइव वैक्सीन्स नहीं देते हैं। जनरली दे आर कंट्राइंडिकेटेड, लाइव वैक्सीन्स इन सब कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन आईपीवी क्या है, किल्ड है, तो इसको हम इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, रेडिएशन थेरेपी पे, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे, कीमोथेरेपी चल रही है उसकी, इन कंडीशंस में हम आईपीवी को दे सकते हैं।
50 साल के ऊपर का बच्चा, सॉरी 50 ईयर्स से ऊपर का अगर कोई पर्सन है उसको भी हम आईपीवी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है। प्रेगनेंसी में जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो कंट्राइंडिकेटेड है। कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं सिर्फ? येलो फीवर। येलो फीवर की वैक्सीन सिर्फ प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। इसका जो एक और फायदा ये था कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो इसमें नहीं होती है आईपीवी से। अब एपिडेमिक्स में ये सुटेबल क्यों नहीं है, अभी बात हुई थी कि इंजेक्शंस कैन प्रेसिपिटेट पैरालिसिस ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। अगर एपिडेमिक हो गई, कहीं पे पोलियो का एपिडेमिक है, ऐसे में हमने इंजेक्शंस देना शुरू कर दिए, तो ऑलरेडी क्या, अभी हमने पहले बात की थी जो रिस्क फैक्टर थे, रिस्क फैक्टर में तो यही था, अगर हमने किसी को आईएम इंजेक्शन दे दिया या टॉन्सिलेक्टमी हो गई या डीपीटी वैक्सीन हम दे रहे हैं, स्ट्रेस में है बच्चा, तो ऐसी कंडीशन क्या करती है, प्रेसिपिटेट करती हैं। और ऐसे में हमने ये क्या आईपीवी दे रहे हैं तो आईएम ही तो दे रहे हैं इसको, इंजेक्टेबल है ये, तो ये और डिजीज को प्रेसिपिटेट करा देगी। तो इसलिए एपिडेमिक्स में ये सुटेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि मल्टीपल डोजेज रिक्वायर्ड है, इम्यूनिटी इतनी आसानी से अचीव नहीं होती इसमें, तो इसलिए ये एपिडेमिक्स में सुटेबल नहीं है, इसको नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ आईपीवी जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी नहीं है। अब आती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। लाइव एटेन्यूएटेड है, ट्राईवैलेंट वैक्सीन होती है, तीनों स्ट्रेन होते हैं, P1 P2 P3 के, अलग अलग स्ट्रेंथ में। इसमें सैबिन ने इसको बनाया था और 2 बार ये बनी थी, एक मोनोवैलेंट एक ट्राईवैलेंट के बारे में आता है। मोनोवैलेंट 1961 में बनी थी और 1963 में ट्राईवैलेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था इसका, दो, एक तो हमने ओरल दिया, जब हम ओरल दे रहे हैं तो ये कहाँ जाएगी, गट में जाएगी हमारे। तो प्राइमरी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस का वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में होता है, तो लोकल इम्यूनिटी वहां से मिल गई। सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो पेयर्स पैचेस में होता है। पेयर्स पैचेस सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, आइलियम में। हाँ, आइलियम में सबसे ज्यादा पेयर्स पैचेस होते हैं। तो दोनों इम्यूनिटी इसने दिया हमें, सिस्टमिक भी दिया और लोकल भी दिया। लोकल जो एपिथेलियल सेल्स पे, जहाँ पे गट में गई सीधे, तो वहाँ पे जो लोकल रिस्पांस हुआ उसको हमने लोकल इम्यूनिटी कह दिया। और जो पेयर्स पैचेस में जाने के बाद जब वायरीमिया डेवलप हो गया, वायरस कंटिन्यू मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, तो हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। तो ऐसे में जब सीरम में आईजीएम आईजीए आ गया, दैट मीन्स क्या हुआ, ये सिस्टमिक इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी अब डेवलप हो गई है। डोज है इसकी 2 ड्रॉप्स, सबको याद है, जो 0.1 ml के इक्विवेलेंट होती है। इसका एडवांटेज क्या है, आसान एडमिनिस्ट्रेशन में, इंजेक्ट करना नहीं है। ह्यूमोरल और सिस्टमिक इम्यूनिटी दोनों तरीके की इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है। अब अगर वैक्सीन हमने दी है किसी को, तो उसके गट में गई, तो अब वो एक्सक्रेट भी करता है वायरस को थ्रू स्टूल। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट था। तो अब अगर मान लीजिए वहां से फीको ओरल रूट से फैला, अब ये किसी को हमने वैक्सीन दे रखी थी, इसका अगर कहीं पे वायरस जा रहा है तो ये वायरस क्या था, ये एटेन्यूएटेड वायरस था, ये किसी के अंदर जा रहा है तो वहां पे फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, तो दूसरा भी इसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंडर में आके दूसरा भी क्या होता है, इम्यून हो जाता है। वही है, वैक्सीन इज स्प्रेड इम्यूनिटी टू अदर्स बाय एक्सक्रेशन ऑफ वायरस। इनएक्सपेंसिव है, आसानी के साथ यूज किया जा सकता है, और एपिडेमिक्स में इसी को यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो जो होती है वो ओपीवी से होती है। रेयर है बट होती है। 1 केस पर 1 मिलियन वैक्सीन, 1 मिलियन वैक्सीन लगाएगी तो उसमें एक केस हो सकता है VAPP का। और ये थर्मोलेबाइल वैक्सीन है। थर्मोलेबाइल का मतलब समझ रहे हैं ना, हीट सेंसिटिव, एक्सपोजर टू हीट अगर हो गया, इसको हीट का एक्सपोजर हो गया तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाती है, इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसके लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जो कोल्ड चेन टेम्परेचर सजेस्ट किया गया वो -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात हो रही है। रूटीन स्टोरेज में जब होता है, जब हम कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी साइट पे,
तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यही कोल्ड चेन टेम्परेचर है वैक्सीन्स का हमारे इंडिया में। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहीं पे, तो वैक्सीन ये ओपीवी का किस में रखी होनी चाहिए? ड्राई आइस में, जो आइस पैक होते हैं उनमें रखी होनी चाहिए। और इसको बार बार फ्रीज नहीं करना है हमें। अगर फ्रीज हो गई तो इसको डिस्कार्ड कर देना है। वैक्सीन अगर फ्रीज हो गई तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। एक दूसरी इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाई गई हीट स्टेबलाइज्ड ओपीवी वैक्सीन। 1 साल तक इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जा सकता है। और रूम टेम्परेचर पे भी 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। हीट स्टेबलाइज्ड ओपीवी वैक्सीन। अब वैक्सीन वायल मॉनिटर, ये क्या होता है? वीवीएम जो है ये किस लिए यूज होता है? ये जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसके जो कंटेनर होता है बाहर का हिस्सा, उस पे इस तरीके का एक स्क्वायर होता है जो डीप ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर एक सर्किल होता है जो वाइट होती है। इसी को हम कहते हैं वैक्सीन वायल। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? मॉनिटरिंग करते हैं, इसको एक्सपोजर टू हीट का एक्सपोजर देखते हैं इसमें बेसिकली। और जब हीट का एक्सपोजर, हीट के जैसे ही ये एक्सपोज होती है हीट से, तो इसका जो इनर सर्किल है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसका कलर क्या होता है? चेंज होना शुरू ब्लैक हो हो जाता जाता है। है। हाँ, इनिशियली जो कलर होता है, जो ग्रेड 1 WHO ने जो ग्रेडिंग की, ग्रेड 1 में तो वाइट ही रहेगा इनर सर्किल का कलर। ग्रेड 1 में वाइट है। ग्रेड 2 में लाइट ब्लू होना शुरू हो जाता है ना। अब मान लीजिए अगर इस कलर का हो रहा है लाइट ब्लू, जो हमारा स्क्वायर था वो डीप ब्लू है और इनर सर्कल लाइट ब्लू होने लगा, तो ये हो गया ग्रेड 2। ग्रेड 2 तक जो पोलियो की वैक्सीन है उसको हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड अप टू ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या होता है? जो इनर सर्किल है, जो इनर सर्किल है वो आउटर सर्किल के, जो आउटर स्क्वायर है, दोनों का कलर सेम हो जाता है। अब ये डिस्कार्ड पॉइंट है। जैसे ही कलर दोनों के सेम हुए, वैक्सीन को अब डिस्कार्ड कर देना है। अब वो उसकी पोटेंसी खत्म हो गई है, वो खराब हो चुकी है। और लास्ट में जो ग्रेड 4 आता है, वो जो सर्किल है ना, वो पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, एकदम खत्म। लेकिन जो ग्रेड 3 है ये डिस्कार्ड पॉइंट है। मतलब ग्रेड 2 तक हम वैक्सीन को यूज करेंगे, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को डिस्कार्ड कर देना है। कलर याद रखिएगा, ग्रेड 4 को और ग्रेड 3 को डिस्कार्ड कर देना है। ये वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। इसी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग। अब ये बताता किस चीज़ को है? जो हमारा वीवीएम है, ये जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, ये बताता किस चीज़ को है? ये बताता है इफिशियंसी ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की ये हीट के ज़रिए ये बताता है कि कोल्ड चेन जो हमारा वो मेंटेन था या नहीं था। अगर मान लीजिए कहीं बीच में कहीं भी डिसरप्शन हो गया कोल्ड चेन में, जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? ये जो वायल होते हैं ये कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। कलर चेंज अगर होने लगा, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही ट्रांसपोर्ट हो रहा था, सिर्फ ऐसे में ही कलर चेंज होके मिल गया हमें, मान लीजिए ग्रेड 2 का कलर फौरन मिल गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बीच में जो टेम्परेचर का जो सिस्टम था कोल्ड चेन का, वो कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब हुआ था। एक तो एफिशिएंसी बताता है ये कोल्ड चेन का। और इसको यूज़ कहाँ तक करना है? ग्रेड 2 तक करना है हमको वैक्सीन का। ओपीवी के बारे में ये है। अब आइए, जो इराडिकेशन प्रोग्राम हुआ था पोलियो का, नेशनल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसके अंडर में आता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया का। कब लॉन्च हुआ था? 1995-96 में। अगर कोई ये पूछे कि नेशनल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो वो 1995 में लॉन्च हुआ था, 1995 में। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 टू 96 क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 को चला था। इनिशियल शुरू में
इसमें जो टारगेटेड एज थी चिल्ड्रंस की वो कितनी थी, लेस देन 3 इयर्स की थी। लेकिन बाद में 1996 के बाद डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया कि अप टू 5 इयर्स, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन मस्ट है, ओपीवी। इनिशियल स्टेज में जो पहला राउंड चला था उसमें लेस देन 3 इयर्स, 3 साल से कम के बच्चों को उसमें शामिल किया गया था वैक्सीनेशन के लिए पोलियो की, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के डब्ल्यूएचओ ने 5 साल का कर दिया। पल्स के माने क्या होते हैं? पल्स के माने होते हैं सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, सिंगल डे में किया जाता है। आपको अगर याद होगा तो पोलियो के लिए पहले पोस्टर लगते थे कि फला दिन फला तारीख को पोलियो का इम्यूनाइजेशन होना है, खासतौर से जो सरकारी स्कूल होते थे वहीं पे लगता था, तो हर कोई अपने बच्चे को लेके जाता था। अब अगर यहाँ पे हो गया, पल्स तो हो गई, कुछ बच्चे छूट जाते हैं, लोग नहीं ले जा पाते, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उनको घर घर जाके डोर टू डोर चेक करके कि किसने पोलियो की वैक्सीन ली है, किसने नहीं ली, जिसने नहीं ली है जो बचे हुए उनको भी पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। उसी को कहा जाता है इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जिसके माने क्या है, एडिशनल राउंड्स एंड फिक्स्ड बूथ फॉलोड बाय हाउस टू हाउस सर्च एंड वैक्सीनेट कंपोनेंट। हाउस टू हाउस सर्च किया जाता है, कौन से लोग रह गए हैं, उनको फिर से ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इससे क्या हुआ था, जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ था, 35,000 केसेस आते थे 1995 और 1996 तक सालाना। 2013 में नील केस आए थे इसी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की वजह से। जो इसमें हम लोग देखते थे वैक्सीन में, लाइक हमने ओपीवी की बात की थी, तीनों के तीनों वायरस होते हैं जिनको हमने कहा P1, P2 एंड P3। इनके कभी कभी ये मान लीजिए, अगर वैसे तो आमतौर से जनरली ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर ये पूछे कि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो P1 की होती है 3 लाख, इसको कहते हैं TCID50। TCID50 का मतलब ये होता है टिश्यू कल्चर इन्फेक्शस डोज, ये कुछ नहीं, ये यूनिट है TCID50। P2 की सबसे कम होती है 1 लाख होती है, एंड P3 की फिर 3 लाख होती है TCID। और IPV में भी तीनों वायरस होते हैं, P1, P2, P3 इसमें भी होते हैं। इनमें जो डोज होती है P1 की वो 40D होती है, एंड P2 8D। अब 40 को फिर 8D कर दिया, P3 की क्या होगी, इसी 40 में से 8 माइनस कर दीजिए, 32D। ये जो कम्बिनेशन है यूज होता है आईपीवी के लिए, और ये जो यूज होता है तीनों वायरस का कम्बिनेशन ये ओपीवी की वैक्सीन में यूज होता है। चलिए, पोलियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ ले, अदरवाइज आप लोग कल की तैयारी करिए, कल के टेस्ट उम्मीद करता सर हूँ कि सर्विलांस वाला एक बार बता दीजिए। क्या। इसमें आपने वो सर्विलांस का बताया था ना आपने, एक्यूट फ्लेचर पैरालिसिस में। किसी भी लोकेलिटी में मान लीजिए एक पैरालिसिस का केस मिल गया जो मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा था कि ये पोलियो का है, ऐसे में अब क्या करना है, सबसे पहले तो उस केस को डिटेक्ट करना है, जो केस मिला वहां से हमको क्या करना है, स्टूल सैंपल लेना है। स्टूल सैंपल कब तक लेना है, 8 वीक्स के अंदर अंदर, 8 हफ्ते के अंदर अंदर, तब जाके वायरस जो है वो आइसोलेट होता है स्टूल सैंपल से। अब ये भी कहा गया कि 8 वीक की जगह अगर हमने 2 हफ्ते के अंदर स्टूल सैंपल ले लिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वायरस को आइसोलेट करने के। जो स्टूल लेना है वो कितना लेना है, 8 ग्राम। 24 से 48 घंटे के गैप पे 2 सैंपल लेना है स्टूल का, वायरस को आइसोलेट करने के लिए। एक बार वायरस आइसोलेट हो गया, अब उस लोकेलिटी में क्या करना है, सबको, जितने भी बच्चे हैं सबको पोलियो से वैक्सीनेट कर, चाहे उन्होंने 2 दिन पहले ही पोलियो की वैक्सीन ले रखी हो, उसके बावजूद भी क्या करना है, सबको फिर से। और अगर ये कहा जाए अगर सबको नहीं कर सकते तो मिनिमम 500 बच्चों को तो वैक्सीनेट करना ही करना है इसमें। मतलब सर स्टूल आइसोलेट कर देंगे ताकि वो वहां पे मतलब स्टूल से फैल ना पाए। नहीं नहीं, फैलेंगे, स्टूल आइसोलेट नहीं करते, उससे वायरस को आइसोलेट करते हैं। स्टूल बस कल्चर वायरस करेंगे को। वायरस को जी जी। ये जानने के लिए कि ये जो पैरालिसिस हुई है ये पोलियो से हुई या दूसरी डिजीज, दूसरी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनमें पैरालिसिस
वायरस से भी हुई है पोलियो या किसी और कंडीशन से हुई है, तो वायरस को आइसोलेट किया जाता है, यही इसका सैंपल तो उसी बच्चे का लेंगे ना जिसको जिसमें पहले से हुआ है। हाँ, जिसको पैरालिसिस हुई है सैंपल उसी का जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर ना स्क्रीनिंग के लिए डोर टू डोर चेक किया जाता है कि पोलियो के सिम्टम्स और दूसरे लोगों में तो नहीं है। अब कुछ सिम्टम्स हैं लाइक जैसे मैंने बताया था कि नेक में पेन है, स्टिफनेस है, तो ऐसे अगर केसेस मिल रहे हैं थोड़े बहुत तो उनके भी स्टूल सैंपल लेके उनको भी स्क्रीन की जाती है डोर टू डोर जाके। डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को कितने दिन, 60 दिन तक उस लोकेलिटी का फॉलो अप करना है रेजिडुअल वीकनेस चेक करने के लिए। अब वीकनेस कैसे चेक होगी, या तो आप स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करिए या सरकमफ्रेंस चेक कर दीजिए, आर्म सरकमफ्रेंस या थाई की सरकमफ्रेंस को चेक किया जाए दोनों साइड की, तो उसके कंपैरिजन में उसे जो है वीकनेस और पैरालिसिस के बारे में पता चले, मसल वेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है उससे पता चल जाएगा। सर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के बारे में क्या बता रहे थे, एक बार और बता दीजिए। जो जैसे पोलियो पोलियो सॉरी कह रहा हूँ, कोई भी वैक्सीन बनती, जब हमने वैक्सीनेशन पढ़ा था कोल्ड चेन के बारे में पढ़ा, जब लॉन्ग टर्म स्टोरेज की आइसोटोपिक ये यूज हो जाएगी। सर आप बोल रहे थे कि उसको आइस नहीं जमने देना है, तो फिर -20 से -40 तक रखेंगे तो आइस तो जम ही जाएगा। बार बार उसको फ्रीज नहीं करना है, एक बार अगर फ्रीज हो गई कोई बात नहीं है, उसको कंटिन्यूअस आप यहाँ जी। फ्रीज देगी। ओपीवी शुड नॉट बी रिपीटेडली फ्रीज एंड थॉर्ड, बार बार उसको फ्रीज करके फिर से उसको नॉर्मल नहीं होने देना है। जी सर, क्लियर हो। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 टू -40 पे हम इसको स्टोर कर देंगे, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब साइट एक्चुअल साइट पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होना है वहाँ का टेम्परेचर यही है +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने रख दिया और फिर से थोड़े दो बच्चों को मान लीजिए हमने इम्यूनाइज कर दिया इससे, फिर हमने इसको क्या किया भाई इसको डीप फ्रीजर में रख दो, फिर निकाल के लाना, 2-3 बार ऐसा हुआ खत्म हो बेकार हो चुकी है, तो उसको बार बार फ्रीज नहीं होने देना एक बार जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। और जब वहाँ साइट पे भी इसको रखते हैं ना तो आइस पैक में रखते हैं इसको, क्योंकि हमने वीवीएम के बारे में पढ़ा कि जैसे ही उसका स्क्वायर और वो कलर दोनों का सेम हो जाएगा डिस्कार्ड पॉइंट आ गया, इनर सर्किल का और स्क्वायर का कलर सेम हो गया तो वो डिस्कार्ड पॉइंट आ जाता है, ग्रेड 3 में आ जाती है, तो ग्रेड 2 तक ही हमें यूज भी करना है। तो हीट से भी बचाना है इसको, थर्मोलिवाइल वैक्सीन है ये, और मोस्ट थर्मोलिवाइल वैक्सीन कौन सी है, 2 +2 से नहीं नहीं प्लस। मोस्ट थर्मोलिवाइल वैक्सीन सर बीसीजी। बीसीजी तो है, लेकिन देखिए एज सच अगर सिर्फ बीसीजी लिखा हुआ है, सिर्फ सर बीसीजी ओपीवी। ये नहीं ओपीवी है। होगा सर। सबसे पहले येलो फीवर को याद रखिए, येलो फीवर है, फिर मीजल्स आती है, फिर ओपीवी आती है, इसके बहुत देर के बाद तब जाके बीसीजी आती है। इसके बाद जो टी सीरीज के वैक्सीन है ना, डीपीटी है और दूसरी वैक्सीन हैं वो आती है। लास्ट में जो आता है वो टेटनस, टेटनस क्या है, मोस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन है, टेटनस टॉक्साइड। यहाँ पे ये बात हो, बीसीजी को जैसे ही हमने डाइल्यूट